नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ईओ की नगरपालिका से संबंधित जो अधिनियम है उन पर हमारी क्लासेस चल रही थी और इसमें नगरपालिकाओं के गठन और शासन पर जो धारा 3 से 51 लेके इस पूरे टॉपिक में है। नगरपालिकाओं के गठन और शासन में धारा 3 से लेके धारा 50 तक लगभग पूरी इसमें धाराएं हैं। उन धाराओं में से कई धाराएं हमने पढ़ ली है। धारा 5 तक हमने उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। उससे पहले साथियों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, जो स्टूडेंट है, जब पढ़ने वाले हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाइएगा ताकि हम और ज़्यादा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आए और मोटिवेट होते रहे। चलिए साथियों, देखिए आज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में धारा 6 से हम शुरुआत करेंगे। और धारा 6 क्या कह रही है? धारा 6 जो है, देखो पहला तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें तो इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन यही बन जाता है कि नगरपालिका की संरचना के बारे में कौन सी धारा में डिटेल में बताया गया है, कौन सी धारा में हमको बताया गया है। तो धारा 6 में नगरपालिकाओं की संरचना के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। और ये जानकारी क्या है, इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यूज में आपके सामने मतलब रखा है और इसको आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। साथ में इसको देखते रहिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमको याद रखना है और जिनको हमको नोट करना है। उससे पहले मैंने आपको साथियों बताया था कि हमारे इस चैनल पर जो भी आपको ये हम डाटा से पढ़ा रहे हैं, ये आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ हमारी प्ले स्टोर पर MB स्टडी 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसमें पीडीएफ सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, आप वहां से उसकी प्रिंट दे सकते हो और प्रिंट के साथ साथ आप इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यानी प्रिंट देने के साथ ही आप जो हमारी जो क्लासेस चल रही है उसके साथ साथ उस पेपर को लेके बैठिए और आराम से उसमें से जो भी अंडरलाइन करना है अंडरलाइन करिए, जो गोला करना है गोला करिए, जो उसमें नोट करना है वो उसमें नोट करिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आज है पॉइंट हमारा जो मतलब धारा है वो है धारा नंबर 6। और धारा नंबर 6 किससे संबंधित है? नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित है। और नगरपालिका की संरचना मतलब नगरपालिका का स्ट्रक्चर कैसे होगा, नगरपालिका में क्या क्या मतलब सदस्य किस तरीके से होंगे, वार्ड होंगे तो वार्ड में सदस्य हैं उनका मतलब स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि भी नगरपालिका की संरचना को अगर धारा 6 में हमको पढ़ना है तो इसकी जो उपधारा 1 दे रखी है, सबसे पहले इसमें कौन सी है? उपधारा 1। और इस उपधारा 1 में कहा गया है कि नगरपालिका में जो भी स्थान होंगे उनको स्थानों को वार्ड में बांटा जाएगा। यानी जो स्थान होंगे उनको क्या कहा जाएगा? वार्ड कहा जाएगा। यानी इन वार्डों से मिलकर ही नगरपालिका बनेगी। यानी ये जो वार्ड है, इन वार्डों से मिलकर क्या बनेगी? नगरपालिका बनेगी। यानी जो भी क्षेत्र होगा उसको पहले वार्डों में बांट देंगे और जो वार्ड होंगे वही सारे के सारे क्या नगरपालिका को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, वार्डों में सदस्यों का जो मेंबर का वो चुनाव कैसे होगा? वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनाव होगा और वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा मेंबर इलेक्शन के माध्यम से चुने जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नगरपालिका की जो संरचना है, यानी कोई भी नगरपालिका होगी उस नगरपालिका में वार्ड होंगे, वार्डों से मिलकर नगरपालिका बनेगी और प्रत्येक वार्ड में क्या है, एक एक मेंबर का चयन होगा और वो भी कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो नगरपालिका है उसमें जो सदस्य होते हैं वो सदस्य है क्या है? वार्ड पंच आपके कहलाते हैं या जो पार्षद कहलाते हैं या फिर जो भी इसके जो मेंबर हैं वो कहलाते हैं। इसी प्रकार आप जो नगर परिषद होगी उस नगर परिषद में भी क्या होंगे? सदस्य होंगे, उसके मेंबर होंगे। इसी प्रकार जो नगर निगम होगी उसमें भी क्या होंगे? सदस्य होंगे। लेकिन जो अब देखो इसमें कुछ अलग से और कौन कौन से मेंबर होंगे? एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे और इसके अलावा जैसे नगरपालिका में जो एमएलए होता है वो भी उस नगरपालिका का क्या माना जाएगा? सदस्य माना जाएगा। यानी वो विधानसभा का जो सदस्य होता है, जो एमएलए होता है, वो भी उस नगरपालिका का सदस्य माना जाएगा। यानी देखिए पहली बात तो ये कि भाई जैसे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में कई सारी नगरपालिकाएं हो सकती है, लेकिन वो नगरपालिका क्षेत्र जो है उसका जो विधानसभा का जो मेंबर है या फिर जो विधानसभा सदस्य है, उस विधानसभा जो सदस्य है एमएलए, वो इन नगरपालिकाओं में निर्विवाद रूप से या फिर वो जो एमएलए है यहाँ पर सीधा का सीधा क्या हो, यहाँ पर होगा मेंबर, ऑटोमेटिकली इसमें बन जाएगा। आगे अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या ये जो एमएलए होता है इसको नगरपालिका की जो भी
बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें वोट देने का अधिकार होगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हाँ, उसको वोट देने का अधिकार होता है। इसके अलावा आप देखना साथियों, ये जो मैंने इसके नीचे लिखा हुआ 6 सदस्य, 8 सदस्य, 12 सदस्य, ये अलग सदस्य है जिनको अनुभव के आधार पर नगर पालिका में निर्वाचित किया जाता है। नगर पालिका में जिन्हें सदस्य बनाया जाता है, जिनको अनुभव के आधार पर बनाया जाता है, इनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आप ये देख लो कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका में जो सदस्य होते हैं वो जो भी इनके मेंबर होते हैं, उनके अलावा इसका एक सदस्य कौन होता है? एमएलए। विधानसभा का जो सदस्य होता है वो नगर पालिका बोर्ड का क्या माना जाता है? सदस्य माना जाता है। इसी प्रकार नगर जो परिषद होती है और जो नगर निगम होती है, उसमें भी जो एमपी होता है यानी लोकसभा का सदस्य होता है, वो इसमें क्या माने जाते हैं? सदस्य माने जाते हैं। वो इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और इन दोनों को मतलब भले नगर परिषद में जो एमपी है जो सदस्य के रूप में, नगर निगम में जो एमपी है जो सदस्य के रूप में, इन दोनों को क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है। यानी वो नगर परिषद और नगर निगम की जो बोर्ड की मीटिंगें होती है उसमें क्या कर सकते हैं? वो वहां पर अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो नगर पालिका क्षेत्र होता है उसमें कौन सदस्य होता है? अलग से एमएलए। इस प्रकार नगर परिषद में कौन होता है? अलग से सदस्य एमपी। इस प्रकार नगर निगम में अलग से सदस्य कौन होता है? एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का सदस्य। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा है कि भी जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होंगे वहां पर क्या है? सदस्य जो मेंबर होते हैं उनके अलावा क्या होता है? एमएलए एमपी भी, उस क्षेत्र का जो एमएलए एमपी होता है वो भी क्या होता है? उसका सदस्य होता है। इसके अलावा क्या होगा कि जो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम होगा उसमें क्या होगा? जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को इसमें क्या बनाया जाता है? मेंबर बनाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या अगर नगर पालिका में देखें तो 6 सदस्य ऐसे रखे जाते हैं। इसी प्रकार अगर नगर परिषद देखें तो इसमें 8 सदस्यों का मतलब इस चयन होता है जो कि विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं नगर पालिका प्रशासन का। इसी प्रकार नगर निगम में 12 सदस्य होते हैं जिनको क्या है? विशेष अनुभव और ज्ञान के आधार पर क्या किया जाता है? नगर निगम में लिया जाता है। उन नगर निगम में एज ए सदस्य उनका क्या होता है? चयन होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साथियों ध्यान देना, अब यहाँ पर आपने देखा नगर पालिका है वो बनेगी उसके सदस्यों से, जो भी उसके वार्ड मेंबर है उससे, नगर परिषद भी उसके सदस्यों से बनेगी, नगर निगम भी उसके सदस्यों से बनेगी। लेकिन मैंने इसमें बताया था कि इसमें जो नगर पालिका होती है तो वहां का जो विधानसभा सदस्य होता है वो उसमें क्या माना जाता है? सदस्य माना जाता है। जो एमपी होता है वो नगर परिषद और नगर निगम में क्या माना जाता है? सदस्य माना जाता है। लेकिन इसके अलावा मैंने बताया विशेष ज्ञान का और अनुभव रखने वाले, विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले कुछ सदस्य होते हैं जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में चयन किए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर नगर पालिका में कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो साथियों ध्यान रखना कितने सदस्यों का चुनाव होता है? 6 सदस्यों का। इसी प्रकार अगर नगर परिषद की बात करें तो कितने सदस्यों का? 8 सदस्यों का। और नगर निगम की बात करें तो कितने सदस्यों का चुनाव होता है? उसमें चयन होता है उसमें 12 सदस्यों का। अब एक बात ध्यान देना, जो एमएलए एमपी जो होते हैं उनको तो क्या होता है? इनकी बोर्ड की मीटिंग में मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन क्या जो ये विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं और जो सदस्य बना दिए गए हैं नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर निगम में, इनको भी बोर्ड की मीटिंग में क्या मत देने का अधिकार या बैठकों में मत देने का अधिकार होता है? तो साथियों ध्यान देना, इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। जो बोर्ड की बैठकें होती है उसमें ये क्या है? मत देने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जो विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति, जो सदस्य चुने जाते हैं नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका में, क्या उनको वोट देने का अधिकार होता है? तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। यानी बैठकों में उनको मत देने का अधिकार नहीं होता। इनकी जो बोर्ड की बैठक होती है इसमें इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। और जो ये विशेष व्यक्ति होते हैं, विशेष ज्ञान वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये नाम निर्दिष्ट सदस्य कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? नाम निर्दिष्ट सदस्य कहे जाते हैं। अगर पूछा जाए नाम निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या नगर पालिका में कितनी है तो 6, नाम निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या नगर परिषद में कितनी है तो 8 मानी जाएगी, और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या नगर निगम में कितनी है तो कितनी मानी जाएगी? 12 मानी जाएगी।
और इनको बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसके आगे अगर हम देखें साथियों, तो अब इन्हीं नाम निर्दिष्ट सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण डाटा आप याद रखिएगा कि ये जो नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं उन पर कौन से उपबंध लागू होते हैं। तो नगरपालिका की धारा, नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 और धारा 35 के जो भी उपबंध है, जो प्रावधान है, वो इन पर लागू होते हैं। और ये कौन से नियम है, मतलब कौन से उपबंध है, आगे की क्लासों में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि धारा 24 और धारा 35 में कौन से ऐसे उपबंध है जो नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होते हैं। उससे पहले हमको डायरेक्टली यही याद रखना है कि नगरपालिका में या फिर नगर परिषद में या नगर निगम में जो नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं उन पर नगरपालिका अधिनियम की कौन सी धाराएं लागू होती है, कौन सी धाराओं का उपबंध उन पर लागू होता है। तो धारा 24 और धारा 35 के उनके ऊपर मतलब उपबंध उनके ऊपर क्या होते हैं, लागू होते हैं। नेक्स्ट साथियों, आप इसमें देखोगे कि इनका जो चयन होता है साथियों, देखना कि ये विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले होते हैं, सरकार के द्वारा इनका चयन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सरकार ही इनको यानी राज्य सरकार ही इनको क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो एक याद रखिएगा इस पॉइंट को कि नाम निर्दिष्ट सदस्यों का जो चयन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। और इनको हटाने का काम भी कौन कर सकती है, राज्य सरकार ही कर सकती है। नेक्स्ट देखना कि क्या इनको जो भी बोर्ड की बैठकें होती है उसमें मत देने का अधिकार है, इनको मत देने का इसमें अधिकार नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात इसमें हमको ध्यान रखनी है। इसके अलावा साथियों एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं, इस नाम निर्दिष्ट सदस्य में जो कि नगर पालिका में 6 होते हैं, नगर परिषद में आपके 8 होते हैं और नगर निगम में 12 होते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा साथियों, इनकी जो संख्या होती है 6, 8, 12, इसमें से एक व्यक्ति क्या होता है, इनमें दिव्यांग व्यक्ति शामिल किया जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में नाम निर्दिष्ट सदस्यों का चयन किया जाता है उसमें दिव्यांग व्यक्ति कितने सम्मिलित किए जाते हैं, या फिर कितनी सीट दिव्यांग व्यक्ति के लिए आरक्षित होती है, या फिर कितने व्यक्ति मतलब कितने व्यक्ति जो दिव्यांग होंगे उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो एक दिव्यांग व्यक्ति को इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है आपके। नेक्स्ट साथियों ध्यान देना, इसी की उपधारा यानी जो धारा हम 6 पढ़ रहे हैं जो कि नगर पालिका की संरचना से संबंधित है, उसी की उपधारा 2 पर हम चलेंगे। और उस उपधारा 2 में क्या कहा गया है साथियों, ध्यान देना, जनगणना के बाद यानी जो जनगणना होती है उस जनगणना के बाद राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या करेगी, देखो राज्य सरकार जनगणना के बाद क्या करेगी, राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी और उस अधिसूचना के द्वारा स्थानों की संख्या यानी जो वार्ड होती है, वार्डों की संख्या और नवीनतम जनगणना पुनः अवधारित करेगी। यानी जो मतलब जनगणना होती है, उन जनगणना के आधार पर स्थानों की संख्या, कितने वार्ड होंगे किसी नगर पालिका में ये, और उन वार्डों में कितनी जनसंख्या होगी, उसकी जनगणना की जो मतलब जो जनगणना की जाती है उस जनगणना के आधार पर उसको पुनः अवधारित किया जाएगा। यानी उन वार्डों में जनसंख्या को वापस अवधारित किया जाएगा, कितनी कितनी जनसंख्या है वो वापस बताया जाएगा। लेकिन जो विद्यमान नगर पालिका है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता। यानी जैसे साथियों जनगणना हो रही है और इस जनगणना में, अब जैसे जनगणना तो सब जगह हो रही है और मान लो कि कोई नगर पालिका है वो चल रही है पहले से, अब जनगणना हो रही है तो किसी वार्ड में कितने जनसंख्या है उसके डाटा बाद में आएगा। तो जो डाटा आएगा उस डाटा का प्रभाव जो वर्तमान नगर पालिका चल रही है उस पर कोई नहीं पड़ेगा। यानी जब तक उसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता, ठीक है, तब तक उस नगर पालिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी नए स्थान है उन नए स्थानों की जनगणना पुनः अवधारित हो रही है, ठीक है, यानी पुनः उसमें जो जनगणना है वो वहां पर सेटल की जा रही है, जनगणना व्यवस्थित की जा रही है। लेकिन जो नगर पालिका चल रही है वर्तमान, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन कह रही है, धारा कौन कह रही है, उपधारा 2 कह रही है। अब साथियों देखना उपधारा 3 में क्या कहा गया है, उपधारा 3 में आरक्षित स्थानों के बारे में बताया गया है। तो जो नगर पालिका की संरचना है, यानी नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना कौन सी धारा में है, 6, और नगर पालिका की संरचना में ही वापस उपधारा कौन सी है,
3, ये क्या है आपके उपधारा। इस उपधारा 3 में क्या कहा गया है कि जो नगर पालिका होगी उसमें आरक्षित स्थानों के बारे में बताया गया है कि आरक्षित स्थान किस तरीके से दिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आरक्षित स्थानों के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा कि आरक्षित स्थान कौन कौन से होंगे। यानी राज्य सरकार होगी वो क्या करेगी, निर्दिष्ट करेगी कि भाई कौन कौन से वार्ड आरक्षित है और कौन सी कैटेगरी के लिए वो आरक्षित है। तो आप देखोगे कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आरक्षित होते हैं वार्ड। तो साथियों, एक तो ये जो वार्ड होते हैं आरक्षित महिलाओं के लिए होते हैं, एक ये वार्ड होते हैं एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित होते हैं। साथियों, इसमें ध्यान देना कि जैसे ये महिलाओं के लिए मैंने आरक्षित इसमें बताया, तो जो आरक्षित स्थान होते हैं वो महिलाओं के लिए, तो महिला तो देखिए महिला सीट तो भले एसटी की रिजर्व सीट होगी, एसटी की रिजर्व सीट होगी या पिछड़ा वर्ग की रिजर्व सीटें होगी। यानी जनसंख्या के आधार पर एससी एसटी ओबीसी जितने भी उनकी आरक्षित सीटें आ रही है उसमें से आधी सीटें तो महिलाओं को मिलनी ही है, 50% सीटें महिलाओं को मिलेगी। और ये महिला मैंने लिखा है तो महिला का मतलब जैसे मान लो जनरल की कुछ सीट है तो जनरल की सीटों में भी 50% क्या होगी, इसमें महिलाएं होगी। और ऐसे ओवरऑल मिला के फिर क्या होगा, 50% महिलाओं का आरक्षण भी होगा। अब इसमें आगे अगर हम देखें कि उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो भी आरक्षित स्थान होंगे उन आरक्षित स्थानों को निर्दिष्ट करने का काम कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। अब आरक्षित स्थान किस किस के लिए होते हैं, एससी एसटी और ओबीसी के लिए। एससी एसटी ओबीसी में भी एससी एसटी ओबीसी की उनके पुरुष और उनकी महिलाओं के लिए। उसी प्रकार जो महिला होती है जनरल की महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षित होते हैं। इसके आगे अगर हम देखें, ये देखिए इसकी उपधारा 4 में क्या बताया गया है। तो इस अधिनियम की उपधारा 4 जो धारा 6 है उसकी उपधारा 4 में कहा गया है कि आरक्षित स्थानों का जो अनुपात होगा वो कैसे निकाला जाएगा। तो आरक्षित स्थानों का अनुपात निकालने के लिए आप ध्यान देना साथियों, जो नगरपालिका क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या होती है उससे अनुपात निकाला जाता है नगरपालिका क्षेत्र की एससी एसटी की जनसंख्या से। किससे, एसटी एससी की कितनी जनसंख्या है उससे उसका अनुपात निकाला जाता है। और फिर एससी एसटी की पहले क्या है, सीटों को रिजर्व किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो पिछड़ा वर्ग है उस पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो क्या होता है कि जो टोटल जनसंख्या होती है उसका जो 50% होता है, यानी किसी शहर की टोटल जनसंख्या होगी उसका 50%, उसमें से माइनस कर देंगे एसटी एसटी की जनसंख्या, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या का प्रतिशत है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। यानी मान लो कि एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, उस 1 लाख में से उसका 50% निकाल दिया 50%, और इस 1 लाख की जनसंख्या में एससी एसटी का जो परसेंटेज है, मान लीजिए कि एससी एसटी का परसेंटेज आपके 29 है। कितना है, 29%। तो इस 29% को इसमें से माइनस कर देंगे, बचा कितना, 21%। तो ये जो बचा हुआ शेष है, मतलब जो शहर की टोटल जनसंख्या का परसेंटेज है, मतलब टोटल जनसंख्या है उसका जो 50% है उसमें से एससी एसटी की जो सम्मिलित जनसंख्या है, एससी और एसटी की कंबाइंड जनसंख्या का परसेंटेज है वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। और जो भी बचेगा वो फिर किसके स्थान होंगे, पिछड़े वर्ग के आरक्षित स्थान उसमें दिए जाएंगे। और इसमें भी एक बात ध्यान दी जाएगी साथियों कि जो ओबीसी वर्ग है उसकी आरक्षित स्थान का जो प्रतिशत है उसकी अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, 21% होनी चाहिए। 21% से ज्यादा इसमें ओबीसी को रिजर्व सीटें नहीं मिलेगी। उनकी जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उनके जो आरक्षित स्थान होंगे उनकी अधिकतम सीमा कितने परसेंटेज पे होगी, 21% पे होगी। आप जैसे मैंने इसमें ये बताया, ठीक है ना, ये का ये कंडीशन मैं वापस इसे समझाता हूं। जैसे मान लो कि एक शहर की जनसंख्या कुछ भी हो, जैसे मान लिया 1 लाख है, 1 लाख में से 50% क्या है, उसमें से आधी जनसंख्या है। इसमें से इस 1 लाख में से 29% की जगह मैं मान लेता हूं, मान लो कि 38% क्या है, 38% क्या है, एससी एसटी की जनसंख्या है। तो ये 38% जो सीटें होगी, जो रिजर्व सीटें होती है उसमें से 38% जो होगी वो किसको मिलेगी, एससी एसटी को। बचा कितना, 12%, तो 12% किसको मिलेगी, ओबीसी वर्ग को। लेकिन अब अगर इसमें 50% माइनस, मान लो कि सीटें सिर्फ और सिर्फ 12% या फिर मान लो 13% एससी एसटी की वहां पर जनसंख्या है, 13% उनको सीटें मिल रही है,
तो बाकी कितनी बची? अब बाकी वहां पर भले 37% बच रही है, लेकिन ओबीसी का उसमें रिजर्वेशन कितना होगा? ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीट होगी वो कितनी होगी? मैक्सिमम 21% ही होगी। तो इस प्रकार जो ओबीसी वर्ग है उनके लिए जो आरक्षित स्थान है उसका प्रतिशत की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 21%। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आरक्षित स्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की सीमा होती है? तो 21% की होगी। ठीक है, इसी प्रकार देखो जहां एससी एसटी की सम्मिलित जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र की 50 से 70% के बीच में है। मान लो कि किसी शहर की जनसंख्या ऐसी है या किसी क्षेत्र की जनसंख्या ऐसी है कि वहां एससी एसटी की जनसंख्या, जैसे मान लो कि एससी और एसटी की जनसंख्या मिला के वहां पर 68% है, मतलब 100 में से 68% एससी प्लस एसटी है। लेकिन अब देखो 68% तो मैंने यहां पर क्या बताया, अगर एससी एसटी की जनसंख्या 50% और 70% के बीच में, यानी 70% से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 70% से ज्यादा है तो भले उनको सारी रिजर्व सीटें मिल सकती है, लेकिन 50% से भी ज्यादा, जो 50% का आरक्षण होता है, 50% की सीमा से भी ज्यादा एससी एसटी की वहां पर जनसंख्या है और मैक्सिमम 70% उनके बीच में या 70% तक एससी एसटी की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत है, तो वहां पर ऐसे स्थान पर कितना, एक सीट तो कम से कम ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व होगी ही। क्या कहा गया है? एक सीट तो कम से कम ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व होगी ही। तो साथियों ये आपको ध्यान देना है। क्या मैंने बताया इसमें? मैं बता ये रहा हूं कि जो एससी एसटी की सम्मिलित जनसंख्या है, अगर किसी क्षेत्र में 50 से 70% के बीच में, तो 50 से 70% तो बहुत ज्यादा हो गई, यानी वो पूरा एरिया एससी एसटी की जनसंख्या से संबंधित है। अब वहां पर फिर भी अगर भले 50 से 70% के बीच में एससी एसटी की जनसंख्या है, फिर भी वहां पर ओबीसी वर्ग के लिए एक सीट तो आरक्षित होगी ही। अब चलते साथियों नेक्स्ट देखिए, इसमें उपधारा 6 के बारे में आपको बता रहा हूं, मतलब धारा 6 की ही उपधारा के 6 के बारे में पढ़ रहे हैं। और उपधारा 6 क्या कह रही है? जितने भी आरक्षित स्थान होंगे उन आरक्षित स्थानों में आधे स्थान क्या होंगे? महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जैसे मान लो कि एक नगरपालिका वार्ड में कितने वार्ड है? नगरपालिका में 35 वार्ड है। कितने वार्ड है साथियों? 35 वार्ड है। इस 35 वार्ड में से क्या कहा गया है? आरक्षित स्थानों में जितने भी आरक्षित स्थान है उसमें आधे स्थान किसके लिए होंगे? महिलाओं के लिए होंगे। जैसे मान लो ये 35 वार्ड है, 35 वार्ड में से मान लो कि 15 वार्ड आरक्षित है। कितने हैं? ठीक है, ये 15 वार्ड क्या है? आरक्षित है। तो इस 15 वार्ड में से, या फिर मान लो कि ये 16 वार्ड आरक्षित है, तो इस 16 वार्ड में से 8 वार्ड जो होंगे वो फीमेल के लिए होंगे और 8 वार्ड जो होंगे वो मेल के लिए होंगे। तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान देनी है कि जितने भी आरक्षित स्थान होते हैं उस आरक्षित स्थानों में रिजर्व सीटें जो भी होती है, उस रिजर्व सीट में क्या होगा? 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। भले वो एससी की हो सीट, एसटी की हो या फिर ओबीसी की हो। रिजर्व तो अब किसी इन तीनों में से किसी की भी हो सकती है, एससी एसटी ओबीसी तीनों में से किसी की भी हो सकती है, लेकिन उन रिजर्व लिस्टों में से भी आधी लिस्ट, मतलब उन रिजर्व सीटों में से भी आधी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखनी है। वो उस कैटेगरी से संबंध रखती हो जो एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है। चलिए नेक्स्ट आप देखना, उपधारा 7 क्या कह रहा है? उपधारा 7 इसकी कह रही है कि जितने भी सभी स्थान है उन सभी स्थानों में टोटल में क्या है, जो भी टोटल सभी स्थान है, जैसे यहाँ पर टोटल कितने स्थान है, मतलब वार्ड कितने हैं? 35। इस 35 वार्ड में से 50% तो महिलाओं के लिए रिजर्व होनी ही चाहिए। अब वो रिजर्व सीटों को मिलाकर जो आरक्षित सीटें हैं, एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं, जनरल की महिलाएं, सबको मिला के मतलब 50%, मतलब जैसे ये मान लो 17 है, मतलब 35 है, तो अपन ऐसा मान लेते कि 17 और 18 मान लेते, तो कम से कम आपके 17 तो फीमेल और आपके 18 मेल, ठीक है, या फिर 18 फीमेल 17 मेल। तो इस तरीके से क्या है, जो टोटल आपके वार्ड है उस टोटल वार्ड में भी 50% जो है वो महिला सीटें के लिए आरक्षित होगी, और जो रिजर्व सीटें होती है उस रिजर्व सीटों में भी 50% किसके लिए होगी? महिला सीटों के लिए वो आरक्षित होगी। अब आगे इसमें देखिए, जो उपधारा 8 है, यानी धारा 6 की उपधारा 8 है, उस धारा 6 की उपधारा 8 में क्या कहा गया है? जो आरक्षण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 की कालावधि के अनुसार होंगे।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 की कालावधि के अनुसार कैसे, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 जैसे कह रहा है कि जो रिजर्वेशन है वो हर 10 साल मतलब 10 साल के लिए वैसे रखा गया था, और सरकार हर बार क्या करती है इसमें जैसे संशोधन करके रिजर्वेशन को आगे बढ़ाती जाती है। लगता है कि अभी भी राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो अदर कैटेगरीज हैं उनका एक रेशियो मतलब सिस्टम में नहीं आ पाया है, इसलिए क्या होता है हर बार जैसे रिजर्वेशन को 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है, तो धारा अनुच्छेद जो अनुच्छेद 334 है भारतीय संविधान का, उसमें जिस तरीके से अमेंडमेंट करके जैसे बढ़ाया जाता है वो सिस्टम यहाँ भी लागू होगा। लेकिन जैसे हर 10 साल की जो अवधि है तो उसी 10 साल की अवधि के लिए यहाँ पर भी क्या होगा, रिजर्वेशन लागू होगा। और जैसे ही सरकार रिजर्वेशन को और बढ़ा देगी 10 साल, तो वापस वो यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा। इसके आगे देखो उपधारा 9 में क्या कहा गया है, उपधारा 9 में कहा गया है कि जो आरक्षित स्थान होते हैं वहां पर जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यानी डायरेक्ट निर्वाचन मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा वहां पर सदस्यों का इलेक्शन होगा, सदस्यों को वहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने धारा 6 की कई सारी उपधाराएं पढ़ी है। इसके आगे साथियों देखना धारा 7 पे आ गए हैं, और उससे पहले वापस एक बार मैं आपको इसमें पूरी की पूरी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो नगरपालिका की संरचना के संबंधित धारा 6 में हम देख रहे थे उपधारा 1, उपधारा एक में मैंने आपको क्या बताया था, उपधारा 1 में बताया था कि जो नगरपालिका होगी वो वार्डों से मिलकर बनेगी। नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सभी के लिए मैंने बताया था क्या होंगे, यहाँ पर सदस्य होंगे। इसके अलावा इनके सदस्य और कौन कौन हो सकते हैं, नगरपालिका में एक अलग से सदस्य होगा एमएलए, और जो लोकसभा सदस्य जो होता है एमपी होते हैं उस क्षेत्र के, वो भी क्या होते हैं नगर निगम और नगर परिषद के क्या माने जाते हैं, सदस्य माने जाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था ये नाम निर्दिष्ट सदस्य, क्या बताया था, नाम निर्दिष्ट सदस्य। ये नाम निर्दिष्ट जो सदस्य है वो क्या होते हैं, विशेष अनुभव रखने वाले होते हैं। नगर पालिका में कितने होते हैं, 6, नगर परिषद में कितने होते हैं, 8, नगर निगम में कितने होते हैं, 12। ये सारी की सारी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। इसके बाद मेन बात बताई थी कि जो एमएलए एमपी वगैरह होते हैं उनको बोर्ड की बैठकों में वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन जो ये नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं उनको बोर्ड की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद हमने देखा था जो नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं उन पर कौन सी धारा जो है वो लागू होती है, धारा 24 और धारा 35 उन पर लागू होती है। और जो नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं उसमें क्या है, एक आपके दिव्यांग व्यक्ति भी क्या होता है, सम्मिलित होता है, एक दिव्यांग व्यक्ति भी उनके अंदर होता है। इसके बाद मैंने बताया था उपधारा 2, उपधारा 2 में हमने सिर्फ ये देखा था कि जो जनगणना होगी, जनगणना के आधार पर क्या होगा, वार्डों में वापस जनसंख्या का पुनर्अवधारणा होगी। इसके बाद उपधारा 3 में हमने देखा था रिजर्व सीटों के बारे में, तो रिजर्व सीटें किस किस की होती है, एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं की होती है। उसके बाद हमने देखा कि भाई उपधारा 4 हमको बताती है कि जो भी आरक्षित स्थान होते हैं उन आरक्षित स्थानों पर अनुपात किस आधार पर लिया जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा साथियों, अनुपात वैसे तो जनसंख्या के आधार पर लिया जाता है, किसके आधार पर लिया जाता है, जनसंख्या के आधार पर अनुपात निर्धारित किया जाता है। लेकिन उससे पे मतलब मेन बात ये है कि जो भी आरक्षित स्थान होंगे उसमें सबसे पहले क्या होगा, एससी एसटी की जो जनसंख्या का अनुपात है उसको किससे किया जाएगा, नगर पालिका की कुल क्षेत्र की जनसंख्या, जो क्षेत्र है उसकी कुल जनसंख्या से उसका अनुपात निकाला जाएगा और उनको एक परसेंटेज के हिसाब से सीट वहां पर अवेलेबल होगी। उसके बाद जो ओबीसी वर्ग होता है उसको क्या है, जो टोटल जनसंख्या होती है उस मतलब नगर पालिका क्षेत्र की, उसमें से एससी एसटी की जितनी जनसंख्या होती है उसको माइनस करने के बाद जितना परसेंटेज बचता है वो किसके लिए, ओबीसी के लिए रिजर्व होता है। लेकिन उसमें भी मैक्सिमम सीमा कितनी रखी गई है, ओबीसी आरक्षित स्थानों के लिए 21% की सीमा रखी गई है। और उसके बाद बताया था कि अगर किसी ऐसा क्षेत्र जिसमें एससी एसटी की सम्मिलित जनसंख्या 50 से 70% हो जाए तो वहां पर ओबीसी के लिए कितना, एक स्थान रिजर्व रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया था कि जो उपधारा 6 है वो कहती है कि जो भी आरक्षित स्थान होंगे उसमें 50% महिलाएं होगी। उसके बाद उपधारा 7 में बताया गया था कि टोटल जितने भी वार्ड होंगे उसमें भी 50% क्या होगी, महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। उपधारा 8 में बताया गया था कि जो भी आरक्षण होगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होगा, 334 के तहत होगा। इसके बाद बताया उपधारा 9 में कि आरक्षित स्थान है वहां पर सदस्य कैसे मतलब चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे। अब देखिए साथियों, इसके बाद जो नगर पालिका अधिनियम है उसकी धारा 7 के बारे में हम पढ़ेंगे। और धारा 7 क्या कह रही है, धारा 7 पदावधि के बारे में बता रही है। किसके बारे में, पदावधि के बारे में। और इस पदावधि में
पदावधि की धारा जो है आपके धारा 7 उसकी उपधारा 1 क्या कह रही है कि जो नगरपालिका बोर्ड होगा या फिर जो सदस्य होंगे उनकी पदावधि कितनी होगी, तो उनकी पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष तक होती है। लेकिन वो 5 वर्ष कब से शुरू होते हैं साथियों, ध्यान देना, जो नगरपालिका की पहली बैठक होती है, नगरपालिका बोर्ड की जो पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का जो समय होता है वो उनकी पदावधि मानी जाती है, वो उनका टाइमिंग माना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना साथियों, जो प्रथम बैठक है तो उस प्रथम बैठक का क्या मतलब है, तो जो निर्वाचन के जस्ट बाद जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के जस्ट बाद नगरपालिका के सदस्य मिलकर कोई जो पहली बैठक मतलब अभिप्रेत करते हैं या फिर जो पहली बैठक उनकी होती है, उसी पहली बैठक से लेके 5 वर्ष का जो समय होता है वो क्या होता है, इनके लिए समय होता है, उनकी पदावधि का टाइम होता है। और जो पहली बैठक होती है वो पहली बैठक का मतलब भी यही होता है कि इलेक्शन के तुरंत बाद जो नगरपालिका के सदस्यों के द्वारा जो बैठक अभिप्रेत की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, पहली बैठक। अब देखिए साथियों, इसमें उपधारा 2 क्या कहती है, उपधारा 2 ये कहती है कि जो पहली बैठक है उस पहली बैठक से लेकर जो 5 वर्ष तक का जो समय होता है वो क्या होती है, पूरी की पूरी एक समयावधि होती है, इनकी पदावधि होती है। लेकिन अगर इसके बीच में किसी नगरपालिका का विघटन हो जाए, इसके बीच में किसी नगरपालिका का विघटन हो जाए तो फिर क्या होगा, तो देखिए साथियों, इसके बीच में किसी नगरपालिका का विघटन हो गया तो फिर कोई नई नगरपालिका जो बनती है उसके लिए पदावधि क्या होगी, ये उपधारा 2 अच्छी तरीके से हमको बताती है और ये मोस्ट है, ठीक है ना। तो ये देखिए, जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं लोकसभा सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा जिस तरीके से पढ़ते हैं वो का वो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जैसे ही पहली बैठक हुई और पहली बैठक के कुछ समय बाद अगर नगरपालिका विघटित हो जाती है तो जो पुरानी विघटित हो गई वो नगरपालिका कौन सी हुई, पुरानी, और उसके बाद कोई नई नगरपालिका बन रही है तो उसको हमने क्या कहा है, नई नगरपालिका। तो इस नई नगरपालिका का समय क्या होगा, जो विघटन है उस विघटन से लेके जो 5 वर्ष का जो समय पहले से तय था उस 5 वर्ष तक का जो टाइम है उसके बीच का जो टाइम है वही क्या होगा, उस नई नगरपालिका के लिए क्या होगा, समय। यानी जैसे मान लो पहली बैठक जब भी हुई थी और उसके बाद 5 वर्ष जो हमने कैलकुलेशन किया वहां तक जो भी डेट आ रही थी वहां तक वो 5 वर्ष का समय हो रहा था, लेकिन बीच में विघटन हो गया तो अब विघटन से लेके जो 5 वर्ष का जो फिक्स तय समय था उसके बीच के जो टाइमिंग होता है उसी में नई नगरपालिका काम करेगी। ऐसा नहीं कि भाई वो यहाँ से विघटन हुआ, यहाँ से नई नगरपालिका बनी है तो वो 5 वर्ष कंटिन्यू काम करेगी, वो 5 वर्ष कंटिन्यू काम नहीं करती है। वो क्या करती है, विघटन से लेके जो पहले से फिक्स 5 वर्ष का जो टाइम था उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी के लिए वो क्या करेगी, कार्य करेगी। तो इस प्रकार हमने देखा धारा 7 में पदावधि में उपधारा 1 और उपधारा 2 को। इसके आगे देखिए साथियों, उपधारा 8 के बारे में देखते हैं। उपधारा 8 क्या बता रही है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी आप याद रखिएगा कि उपधारा 8 क्या है। उपधारा 8 जो है वो नगरपालिका का शासन नगरपालिकाओं में निहित होना, ये किस में कहा गया है, उपधारा 8 में कहा गया है। तो कुछ कुछ तो ऐसी उपधाराएं होगी या फिर जो भी कुछ कुछ तो ऐसी धाराएं होगी जिनको सीधा हमको रटना है। और ये धारा क्या है, 8, और इसमें क्या कहा गया है, नगरपालिकाओं का जो शासन है वो नगरपालिकाओं में निहित होगा, यानी जो भी नगरपालिकाओं का शासन होगा वो नगरपालिकाओं के अंदर ही निहित होगा। इसमें यह कहा गया है कि ये जो नगरपालिकाओं का जो शासन है वो किसके माध्यम से, अध्यक्षों के माध्यम से, जो विनिर्दिष्ट परिसीमाएं तथा निर्बंध है उनके अधीन कर्तव्यबद्ध होगा। यानी जो भी अध्यक्ष होंगे नगरपालिकाओं के, उन नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के माध्यम से एक सीमाओं के भीतर जो भी नियम कायदे हैं उन नियम कायदों के भीतर ये नगरपालिका उन अध्यक्षों के माध्यम से क्या करेगी, कार्य करेगी, शासन करेगी। इसके आगे इसके आगे जो मुख्य रूप से धारा है, मेन धारा है, और वो धारा कौन सी है, धारा नंबर 9 है। और वो धारा नंबर 9 क्या है, वार्डों का विभाजन क्या है, संबंधित किससे संबंधित है साथियों, वार्डों के विभाजन से संबंधित। तो सीधा डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है कि जो नगरपालिका में जो वार्ड है उन वार्डों का विभाजन कौन सी धारा में बताया गया है। तो वार्डों में विभाजन वो कौन सी धारा में बताया गया है, 9 में बताया गया है। जो धारा 9 है उसमें वार्डों के में जो विभाजन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो जो वार्डों में जो विभाजन है वो किस आधार पर होता है, तो याद रखिएगा साथियों, जनसंख्या के आधार पर कुल नियत स्थान
जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। यानी वार्डों का विभाजन इस किसमें बताया गया है, धारा 9 में बताया गया है। उससे पहले जो वार्ड बनेंगे वो वार्ड कैसे बनेंगे, जनसंख्या के आधार पर कुछ स्थानों को फिक्स किया जाएगा, कुछ स्थानों को नियत किया जाएगा और उन नियत स्थानों को क्या कहा जाएगा, वार्ड कहा जाएगा। और इसी की उपधारा 2 में ये कहा गया है कि जो वार्ड का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा, तो जो वार्ड होते हैं उन वार्डों का जो विभाजन होगा वो किसके आधार पर होना है, जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पर सीधा एक लाइन में यही हमको याद रखना है, जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, वार्डों का विभाजन होता है। तो प्रश्न बने कि वार्डों का विभाजन किसके आधार पर होता है, तो वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर होता है। वहां पर जो सदस्य है, वो मेंबर है, उनका चुनाव जो होता है वो क्या होता है, जनसंख्या के आधार पर ही होता है। यानी वो एक स्पेशल या फिर एक विशेष जनसंख्या को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कौन करते हैं, वार्ड मेंबर। तो इस प्रकार यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि धारा 9 किससे संबंधित है, वार्डों के विभाजन से। और वार्डों का विभाजन किस पर निर्भर करता है, जनसंख्या पर। चलिए साथियों, इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।